हज़रात व ख़वातीन, एक बार फिर डॉक्टर खान्स मेडिकल जोन में आपका इस्तकबाल है। हम आपकी खिदमत में आदाब अर्ज़ करते हैं। हज़रात व ख़वातीन, हमारा जिस्म, हमारा वजूद, अगर आप अपने जिस्म के अंदर उतरें और देखें तो आपकी आंखें हैरत से फैल जाएंगी। कुदरत का एक अजीब कारखाना है जो काम कर रहा है। कल्ब पुर्ज़े इस कदर एक दूसरे से मरबूत हैं और इस कदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर इनको थोड़ा भी एक दूसरे से अलग कर दें तो ज़िंदगी का, यूँ कहिए कि अपने जिस्म का पूरा निज़ाम बिगड़ कर रह जाएगा। यानी कुल पुर्ज़े, जिसको हम मेडिकल टर्म में ह्यूमन ऑर्गन्स कहते हैं, और इन्हीं में एक है गुर्दा, और ये दो होते हैं। इंसानी जिस्म में दो गुर्दे होते हैं। आज हम गुर्दों की बीमारियों पर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि हमने पिछली बार ऐलान किया था कि आज हम गुर्दों की साख्त, गुर्दों की अहमियत हमारे जिस्म में, और गुर्दों पर किस हद तक हमारी ज़िंदगी इन्हिसार करती है और हमारी किन लापरवाहियों से गुर्दे बीमार पड़ते हैं, पथरी क्या है, डायलिसिस क्या है, इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। देखें अगर एक ही एपिसोड में हम अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर पाते हैं, अगर नहीं तो हम इसको अगले एपिसोड में भी इस सिलसिले को हम लोग जारी रखेंगे। बहरहाल हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमारे ऐलान के मुताबिक जैसा कि हमने किया था, तो इससे मुताल्लिक़ हैदराबाद चक्कड़पल्ली से अहमद फराज साहब, हैदराबाद काचीकोटा से मुनाफ कासमी साहब, और हैदराबाद ही से नामपल्ली के रहने वाले हैदर अली ख़ान साहब ने हमसे ये दरियाफ़्त किया है कि और उन्होंने आज के इस मौज़ू का दिली खैर मकदम किया है, और ख़ास तौर से आपने पूछा है कि डायलिसिस की ज़रूरत किस लिए पड़ती है और ये डायलिसिस कैसे किया जाता है, इस पर रोशनी डालें। इंशाल्लाह हम लोग इस पर, डॉक्टर साहब इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि गुर्दों की साख्त, डॉक्टर साहब, और जिस्म में कहाँ होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? बहुत खूब, अच्छा। आप इजाज़त देते आए हैं मुझे, मैं फिर भी बोलूँगा कि हमारे जिस्म में ट्विन ऑर्गन भी बहुत हैं जी। जैसे गुर्दे हैं दो, लंग्स हैं दो जी, हाथ हैं दो, पैर दो, आँख कान दो, मगर नाक एक है जी, दिल एक है। तो इस तरह से जो है ये ट्विन ऑर्गन्स के ज़मरे में आता है जी। अब इसकी साख जो है बराबर एक बीन्स की तरह होती है, जो क्या कहते हैं उसको, सेम की फली जी जी, ये उसके अंदर जो बीज रहता है वो बीन की शक्ल में होता है। तो उस शक्ल के होते हैं दो भी किडनीज, जहाँ से ऊपर से खून पहुँचता है, नीचे से वो फिल्ट्रेशन के करके देते हैं। तो ये साख्त हुई इनका। और मैं फंक्शन से बताऊं इनके, नहीं कहाँ पाए जाते हैं जिस्म के, किस ये जो है में? हमारे जो जिस्म की आखिरी जो पसली है पीछे जी, उससे लगी हुई रहते हैं ये दोनों जिम्स, ये जी जी, उससे लगे हुए ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहते हैं ये। बट वो जगह है वो बिल्कुल इस तरह से कि कमर से थोड़ा सा ऊपर, कमर की हड्डी से थोड़ा सा ऊपर रहते हैं ये। तो ये इनका लोकेशन है इसका। तो ये दोनों, इसमें ज़रूरी नहीं कि दोनों भी एक साथ रहें, कभी ये ऊपर तो कभी ये नीचे, ऐसा भी हो सकता है। अब वो स्कैनिंग में पता चल जाता है कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, और स्कैनिंग में ये भी पता चलता है कि किसका साइज़ छोटा है और किसका साइज़ बड़ा है जी। तो इस तरह से इसमें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि एक गुर्दा छोटा है क्या करें, या एक गुर्दा ऊपर है क्या करें, नीचे क्या है करें, ऐसा नहीं है। हर एक के साथ ऐसा होता है। ये सही और सेहतमंद गुर्दों की निशानी होती है, ये इससे कोई परेशानी की बात नहीं होती। तो ये रहा साख जो है इसकी बीन्स की तरह होती है, बिल्कुल इस तरह से बीन्स दो अलग अलग रहते हैं जिसमें से खून की नालियाँ और दूसरी चीज़ें पहुँचते हैं यहाँ पे। हाँ, मैं नाज़रीन आपको एक बात बताता चलो कि डॉक्टर खान साहब ने गुर्दे की बीमारियों पर एक मुफस्सिल किताब लिखी है। अगर आप ख्वाहिशमंद हजरात डॉक्टर साहब से रब्ता करें और ये किताब हासिल करें, इसमें तमाम तफसीलात गुर्दों की बीमारियों के ताल्लुक़ से, उसके इलाज मुआवजे के ताल्लुक़ से, डायलिसिस के ताल्लुक़ से तफसीली बातें इसमें मिल जाएंगी। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आप किडनी के फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या करता है गुर्दा ये जी, गुर्दा क्या कर, जैसे कि आप जानते हैं कि दिल का काम ये है कि वो ख़राब खून को ले और अच्छे खून को भेज दे। एक तरफ से लेता है दूध, एक तरफ से भेज देता है। वो सुकुड़ के करता है। वो सिर्फ उतना ही काम है उसका कि खून को लेना और खून को वापस भेज देना। ये किडनीज का काम क्या है कि गुर्दे का
मेन काम तो ये होता है कि जो जहरीला खून हमारे जिस्म में पैदा होता है उसे अपने अंदर ले करके टोटली तौर पर उसको वो यानी फिल्टर करके उसको वापस भेजता है, बिल्कुल ताज़ा खून बना करके जी। और हमारे किडनीज़ के अंदर वो फिल्टर करने का एक निज़ाम है जिसे कारखाना भी कहा जा सकता है, कारखानों का कारखाना भी कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि नेफ्रॉन्स होते हैं, सैकड़ों हज़ारों नेफ्रॉन, लाखों नेफ्रॉन, करोड़ों नेफ्रॉन होते हैं। यानी एक तरह से समझिए कि एक नेफ्रॉन है, इसके बीच में हमने ऐसा रखा है तो ऊपर से गलीज खून आता है, तैयार होकर नीचे से पाक होकर निकलता है। तो ये हर नेफ्रॉन में इस तरह के अज़ू होते हैं। नेफ्रॉन ही है जो तमाम चीज़ों को फिल्टर करके उनसे गिलाज़त निकाल के, उनसे रतूबत निकाल के, उनसे वो खारापन निकाल के, उनसे जो साल्ट के जो दूसरे टॉक्सिटी होती है वो तमाम टॉक्सिटी को निकाल के बज़रिए पेशाब ये बाहर भेज देता है। तो इसीलिए मज़हब में पेशाब को नजस करार दिया गया है कि उसमें बहुत सी गंदी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। बात सही है, हम जो साल्ट खाते हैं, हम जो चीज़ें खाते हैं वही फिल्टर होकर बाहर निकलता है। तो वो नजस कैसे हुआ उसके बहस नहीं कर सकते हम लोग, वो हमारा मौजू नहीं है वो। तो बहरहाल वो पेशाब से निकल जाता, वो तो पूरा होता है। अगर समझो पेशाब गाढ़ा हो रहा है, पेशाब बहुत ज़्यादा पीला हो रहा है, तो समझिए गुर्दे जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको काम करने में तकलीफ़ हो रही है, इसके लिए इस तरह से होता है वो। हम लोग क्या समझते हैं, गर्मी हो गई है, हमको क्या करना चाहिए, तो सर्दी करो, ठंडक करो, ये भी गलत है। ये सबसे पहले तो क्या है कि एक तो उसका रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट करता है गुर्दा, और एक्सेस फ्लूइड्स हमारे जिस्म में जो आ जाती है, जम जाती है। जैसे पेशाब नहीं हुआ, हमारा पैर सूज गया, हमारी पिंडली सूज गई, हमारा पूरा बदन सूज गया, हमारी रान सूज गई, हमारा पेट का चमड़ा जल्द भी जो है मोटा हो गया, यानी मतलब रिटेंशन ऑफ फ्लूइड हमारी बॉडी में आ गया है, तो ये होता है। और उसको पंप पैक करना है, फिल्टर को पूरा करके बज़रिए पेशाब से वो निकाल देगा वो। और हम लोग जो दवाएं जो खाते हैं, मैं किसी एपिसोड में बताया था मैंने कि वो एक गोली अगर हम 500 mg की खाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि पूरा 500 mg ही हमको अब्जॉर्प्शन हो, तो 10-20% ही अब्जॉर्ब होता है, बाकी का पूरा निकल जाता है। वो निकालने का काम भी गुर्दे का काम है कि जो एक्सेस ऑफ ड्रग्स जो हमारे बॉडी में रहता है वो उसको निकाल करता है। और फिर बैलेंस करना है गुर्दे का काम। हमारे जिस्म में पानी का जो बैलेंस होता है, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, तो बराबर उसको बैलेंस करना ज़रूरी होता है उसका। ये जैसे आँख में आंसू आना है तो वहाँ पहले से रिज़र्व आंसू हो, अब हमको क्या है नाक से रुतूबत जाना है तो वो भी वहाँ होगी, खांस में हर तरह से जो है पेशाब का निकलना, अपने फजले का पतला हो जाना, इस तरह से बैलेंसिंग ऑफ दी फ्लूइड का काम भी ये गुर्दे ही करते हैं जी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ब्लड प्रेशर को यह रेगुलेट करता है। इसको रेगुलेट करना, रेगुलेट करते ही रहना, ऊपर है तो नीचे करो, नीचे है तो ऊपर करो, ये बहुत ज़रूरी है। ये काम गुर्दे का ही काम है ये। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स का जो है रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। रेड ब्लड सेल्स कभी कभी बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कभी कम होते हैं, तो उसको रेगुलेट करके एक सतह पर लेकर आकर रखना, ये हमारे गुर्दों का काम होता है। ये दरअसल मेन काम है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहा है कि ये कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, लेकिन जो बात आपको समझनी चाहिए, जो जितना आप समझ सकते हैं हम उतना ही बता रहे हैं। ये आप जानते हैं, बिल्कुल सही। बहुत ज़्यादा डिटेल जाने से शायद नाजरीन जो है पसंद भी नहीं करेंगे, याद भी नहीं रख पाएंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हो, जो ज़रूरी बातें हैं वो आप बताएं। जी, इंपॉर्टेंट बात है वो करना है। हाँ। अच्छा, यहाँ तक तो ये बात होगी। अब आगे दूसरे चैप्टर को चले। देखिए डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था, आपने तफसील से बताया कि गुर्दे क्या करते हैं हमारे जिस्म में, उनके ज़िम्मे क्या काम है, आपने बताया। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये गुर्दे बीमार कैसे पड़ते हैं? हम लोगों की क्या बेहतियाती ऐसी होती है कि आपके इस सवाल को मेडिकल टर्म में किडनी फेल्योर कहा जाता है। किडनी किस तरह से फेल होते हैं, किडनी नाकाम कैसे हो जाते हैं, किडनी अपना काम किस तरह से पूरी तरह नहीं कर सकते। और फिर क्या है कि एक बात याद रखिए, आप बुखार ओवरनाइट आ जाती है आपको, मगर किडनीज़ का बिगड़ना, किडनीज़ का ख़राब होना, किडनीज़ का काम नहीं करना ओवरनाइट नहीं होता है। इसे बरसों हो जाते हैं, महीनों हो जाते हैं। आप पानी नहीं पीते, वो उसका फजला अंदर बाकी रहता है। आप ज़्यादा पानी भी नहीं पीते, कभी कभी खाए, पानी से नफ़रत है, कोई दूसरी चीज़ भी नहीं लेते, तो वहाँ से शुरू होती है आपकी प्रॉब्लम। इसकी थोड़ी करते एक वक्त इस तरह से आता है कि किडनी जो है बिल्कुल थक जाता है, बेजार हो जाता है। तो जब वो कर लेते हैं। अब क्या है कि अगर किडनी का फेल्योर का होना, इसका मतलब ये है कि किडनी आखिरी स्टेज को पहुंच गया है,
थक गया है किडनीज, वो नहीं संभाल सकता, वो जितनी ज़्यादा वेस्ट उसके पास पहुंच रही है, उसकी कैपेसिटी से बढ़ कर के वेस्ट पहुंच रहा है, उसकी कारनामे, उसकी ताकत जितनी है वो करने के उससे भी ज़्यादा बार उसके ऊपर पड़ रहा है। इसके लिहाजा जो है वो उसका फंक्शन कोई लिए खामोश हो जाता वो। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि इंसान की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा हमारे गुर्दों पे इन्हिसार करता है। हाँ जी बिल्कुल जी। जैसे ब्लड प्रेशर है, हाँ। मैंने कहा अभी, और ग्लूकोज का, डायबिटीज़ का, ये भी किडनी को ख़राब करने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डायबिटीज़, अब उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसी सूरत से भी जो है किडनीज को मायूस ना करे, और ब्लड प्रेशर उसको भी नॉर्मल रखे, और शुगर को भी नॉर्मल रखे, तो ये किडनीज भी बिल्कुल सही हो जाती है। और उसके बाद में क्या है कि उसका काम ये भी है कि हार्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट के जो डिसीज़ होते हैं, उनको रोकने के लिए जो है, जैसे कि आजकल के बहुत बरसों से हार्ट डिसीज़ के लोगों को खून पतला करने के लिए एस्पिरिन दिया जाता है। जी। डिस्प्रिन दिया जाता है। ये डिस्प्रिन उसका दुश्मन है। अब किसी को पकड़ गया, किसी को नहीं पकड़ा तो एस्पिरिन ही जो है किडनी फेलियर का एक्जिमा बन सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत सारे लोग, क्योंकि ये चैप्टर अलग है, फिर कभी पूछेंगे आप इसके लिए। अच्छा, दूसरा क्रियाटिनिन जिसको कहते हैं, वो क्रियाटिनिन अगर बढ़ गया हो, जैसे कि क्रियाटिनिन का मतलब क्या है, जिस्म में हमारे बहुत ज़्यादा जहरीला मादा, मैं आम लफ्ज़ों में बता रहा हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा जहरीला मादा आ गया है, तो वो मादे को फिल्टर करने के बावजूद कुछ टिक गया है उसके अंदर। जैसे कि छन्नी से चाय निकलती है, उसका जो चत्था जो होता है, उसकी जो चाय, पकी हुई चाय का जो पत्ती है ऊपर रह जाती है, बिल्कुल इसी तरह से क्रियाटिनिन उसके अंदर रुक जाता है। और ये क्या है, इसकी पहचान क्या, हम लोग हर टाइप का टेस्ट करवाते हैं लेकिन कभी क्रियाटिनिन का टेस्ट नहीं करते हम लोग। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये सबसे बड़ी हमारी गुर्दों को उसे पीछे ढकेलने के लिए, गुर्दों को बर्बाद करने के लिए ये हमारा सबसे पहला कदम है। तो दूसरी बात ये है कि क्रियाटिनिन लेवल एक आम मर्द के लिए 1.2 मैक्सिमम हो जाता है, वो उससे हमेशा कम रहना, और 1.4 किसी भी लेडी के लिए होता है वो, तो इससे बढ़ने हरगिज़ नहीं देना। बढ़ रहा है तो मतलब किडनीज ख़त्म हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं किडनीज। क्रियाटिनिन लेवल का साबित रखना, सही सलामत रखना, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हमारे देखने वालों को, मेडिकल जोन के देखने वालों को, सुनने वालों को एडवाइस यही करूँगा कि आप कम से कम महीने में एक बार, ये छोटा सा टेस्ट है, क्रियाटिनिन लेवल टेस्ट जिसको कहते हैं, आप ये करवाते रहें। ये करवाने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप हैं कहाँ, आपकी पोजीशन क्या है, आपके गुर्दे क्या कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, इन्हें ख़राब होने के किस हद तक आगे बढ़ गए हैं। तो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए डॉक्टर साहब, दूसरा आपने बताया कि ये सही मशवरा आपने दिया हमारे नाज़रीन को। मैं दूसरा एक अहम सवाल, यानी ये गलतफहमी हम लोगों में फैली हुई है कि पत्थरी कंकर खाने से या कुछ ऐसी ग़िज़ा जो हज़म नहीं होती, उसके इस्तेमाल से कंकरी पैदा होती है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। बिल्कुल ये पत्थरी बनने के वजूहत क्या है और ये कैसे बनता है डॉक्टर साहब? आप फिर वापस चलते हैं हम लोग नेफ्रॉन जो फिल्टर करते हैं, ये फिल्टर करते 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 आखिर जो फिल्टर होने के बाद जो बचता है उसका जो चत्ता है, वो उसको भी वो बाहर कर देना ज़रूरी है। लेकिन हम लोग चूँकि पानी बहुत कम पीते हैं तो वो चत्था जो है वहीं रुक जाता है। आज का, कल का, परसों का सेडिमेंट जिसको कहते हैं, पूरे जमते सॉलिडिफाई हो जाता है वो। आप अगर खाना खा रहे हैं जिसमें कंकरी चली जाती है तो सीधा मैदे में जाएगी, मैदे से आंतों से बाहर निकलती है, वो उसको उस कंकरी का गुर्दों में जाना सवाल ही पैदा नहीं होता। हिंदी में असंभव कहते हैं, इम्पॉसिबल, तो वहाँ नहीं पहुँचता, नामुमकिन है वो। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप पानी पीते रहे तो वो चत्था सेडिमेंट नहीं बनेगा, तो वो सेडिमेंट से पत्थर बनता है। पत्थर की शक्ल कभी गोल होती है, कभी चपटी होती है, कभी फूल की तरह होती है, वो गुर्दे के नसों में घुस जाता है वो, तो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है वो, नोकदार होते हैं वो। तो ये जो है खाने वाले पत्थर से नहीं होता, बल्कि हमारे गुर्दे के फिल्ट्रेशन के इम्प्रॉपर फिल्ट्रेशन की वजह से जो सेडिमेंट बचता है वो पत्थरी की शक्ल लेती है। ये है। एक शेर सुनाऊँ डॉक्टर साहब मैं आपको पत्थरी के ताल्लुक से, बड़ा अच्छा शेर। ये किसी शायर ने कहा है, मेरी माँ आज भी खाना अंधेरे में पकाती है। बहुत खूब। मेरी माँ आज भी खाना अंधेरे में पकाती है, मगर मेरे निवाले में कोई कंकर नहीं आया। बहुत वाह, ममता की हद हो गई। हाँ जी, ममता तो की कंकर से मुझे एक शेर याद आ गया। तो हम लोग अपनी गुफ्तगू जारी रखें। जी। तो अब एक सवाल और क्या रह जाता है,
अब शायद वक्त भी ख़त्म हो रहा है हमारा। जी जी। तो जो है इसके वो क्या होता है, किसकी वजह से हमको क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि हम गुर्दे जो है ये रहें। पानी का पीना 6 से 8 लीटर 8 ग्लासेस पानी हर रोज़ बहुत एक आदत बना ले। जी। जैसे सुबह के आमतौर पर लोग जो है नाश्ते और खाने और डिनर पे पानी पीते, उसके बजाय इनको बीच में नाश्ते और दोपहर के लंच के बीच में 2 गिलास, लंच और डिनर के बीच में 2-3 गिलास, इस तरह से पानी पीते रहेंगे तो गुर्दे एकदम शांत, एकदम खुश, बहुत ही हेल्थी रहेंगे वो। और फिर उसके बाद क्या है कि हमको साल्ट यानी नमक का इस्तेमाल जितना हो सकता है उतना कम करना है। और फिर हमको हार्ट हेल्थी फूड खाना है। आपने पिछले एपिसोड में कहा कि जिस दस्तरखान पर हरी पत्तियाँ होती हैं, सब्जियाँ होती हैं, उसमें अल्लाह की रहमत होती है। हम लोग वो रहमत को छोड़ के सिर्फ नॉनवेज में रहते हैं। और अगर जो लोग नॉनवेज का नहीं रहते वो जो है घी, अलग से चीज़ें, मक्खन वगैरह सब वो खा के वो उस तरह से बिगाड़ते हैं, हम लोग इस तरह से बिगाड़ते हैं। और फिर ड्रिंक, हमको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। और फिर बहुत से लोग, आप नहीं पीते, मैं भी नहीं पीता, बट बहुत से लोग जो है शराब को पानी की तरह पीते हैं। उसको वो अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। टोटली अवॉइड अल्कोहल को ये करना। अच्छा, दूसरी बात क्या है, हमें एक और बहुत बुरी आदत पड़ गई है। थोड़ा सा सर्द हुआ, नज़दीक के केमिस्ट के पास गए, ओवर द काउंटर मांगते, सर दर्द कम करने वाली दवा दीजिए। ये दर्द मार की जो दवाएं हैं यही हमारी किडनी के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। जी। तो लिहाजा ये जो है इस तरह से ओवर द काउंटर जा कर के हमको दर्द कम करने वाली दवाओं का नहीं लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात, अब आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल नहीं किया कि किडनी फेल हो जाने के बाद क्या होता है। जी। तो मैं बोल दूँ, किडनी अगर समझो फेल हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो है 302 का फैसला हो गया, सेक्शन 302 का ख़त्म हो गया इंसान। नो, उसके बाद भी वो जी सकता है। डायलिसिस एक तरीक़ा ऐसा है जिससे जो है खून का आर्टिफिशियल गुर्दे, एक मशीन होती है जिससे खून ले करके पूरा इस तरह फिल्टर करके उसका निकाल के फिर वापस करते हैं। ये डायलिसिस मशीन आजकल चल रही है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसे लेते हैं, छोटे हॉस्पिटल में 800, 900, 1000 रुपये के अंदर ये डायलिसिस होता है। डायलिसिस का हफ्ते में 2 बार कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पैसे नहीं है तो 3 हफ्ते में 1 बार भी किया जा सकता है। और इसका ड्यूरेशन तकरीबन 4 आवर्स का होता है। एक बार जब वहाँ बैठते हैं तो यहाँ से खून निकालेंगे, मशीन में जाएगा, फिर वहाँ से फिर वापस आ जाएगा। तो इस तरह से 4 आवर्स के अंदर यह डायलिसिस कंप्लीट मुकम्मल होता है, जिसकी वजह से पूरा खून हमारा साफ़ हो गया। तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई। यानी एक कोर्ट की तरफ से ऑर्डर नहीं हुआ कि आप ख़त्म है, भागो आप, इस तरह से नहीं होता ये। एक तो वो बात होगी। अच्छा, और कुछ पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, ये गुर्दों की पायवंदकारी जो होती है, गुर्दे जो ट्रांसप्लांट करते हैं, हाँ, इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे डॉक्टर, कहाँ तक वो मुमकिन है? नहीं जी, बहुत सही है। अब क्या है, हर इंसान के 2 गुर्दे तो होते हैं। ये किसी एक गुर्दे को, कई लोग ऐसे हैं जिनका एक गुर्दा ख़राब हो गया है मगर उनको पता नहीं है, वो बिल्कुल उसी तरह से चल रहे हैं, एक गुर्दे के साथ सहारे। वो दूसरा गुर्दा भी अगर फेल हो गया तो ही जो है हमको डाउट होता है कि हमारा काम ऐसा ख़त्म हो गया है। यानी मतलब तो तब हम दोनों गुर्दे जब फेल होते हैं तब उनको इसमें से किसी एक गुर्दे को बदलाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे पेवनकारी कहते हैं, जिसे ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अब वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या है कि बहुत ही ज़रूरी समथिंग इज जिससे गुर्दा आप ले रहे हैं, जिसका ब्लड और उसका टिश्यू दोनों को मैच करना ज़रूरी है जी। उसका ब्लड टिश्यू हमारे ब्लड टिश्यू से मैच होना ज़रूरी, उनका ब्लड हमारा ब्लड से अगर मैच होता है तो करेंगे। लेकिन आजकल क्या है कि इस टेबल से गुर्दा निकालेंगे, उस टेबल पे शिफ्ट करके पेवनकारी कर देते हैं। ये अपने रिश्तेदार ही कर सकते हैं। अब ये पेवनकारी के लिए हमारा ब्लड लाइन वो देने वाले के टिश्यू के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। तो वो बहुत अच्छा है। वो यानी इसमें फेल नहीं होता, वो ट्रांसप्लांट करने के बाद भी फेल नहीं होगा, इत्मीनान के साथ वो हासिल हो जाता है। ये जो डोनेशन जो देते हैं ये लोग हज़ारों रुपए लेकर के, वो उस पर जो है बन तो जाएगा, मगर उसके बाद वो कब तक ज़िंदा रहता है, कब तक वो ब्लड, वो आपका जो गुर्दा है वो काम करेगा, इसकी कोई गारंटी दी नहीं जा सकती। तो क्योंकि टिश्यू का मिलना बहुत ज़रूरी है। पहले कई टेस्ट होते हैं, होने के बाद ही वो किया जाता, उसके बिना नहीं हो सकता। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आमतौर पर क्या है कि एक कोई एक्सीडेंट हो गया, अब वो शख्स मर रहा है या मर गया है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, किडनी जिसके सेंटर में जाकर हम लोग को लिखाना है हमको कि हमारा कल्चर ये है, ये है, ये है, हमारी पूरी डिटेल दे करके नाम लिखवा देंगे। तो अगर कुछ एक्सीडेंट का कोई केस या कोई डोनर वॉलंटरीली आ रहा है तो हमें इमीडिएटली मालूम कराएंगे, फौरी तौर पर जा करके वो ले सकते हैं हम लोग
जो पक्का हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद वो कुछ ना कुछ ब्लड रिलेशनशिप अगर है तो सबसे बेहतर है। तो कई लोग जो है माँ का गुर्दा बच्चे को लगता है, बच्चे का गुर्दा माँ को लगता है ऐसा। तो इस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से हो करके जो है ये इस तरह का डोनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होगा कि आजकल तो वो आपका जो किडनी डोनेशन का एक रैकेट सा चल रहा है वो नहीं होना चाहिए था वो, बट हो रहा है, क्या करेंगे। छोड़ी डॉक्टर साहब, उन बातों का हमसे क्या लेना देना। जी जी। ये अब मैं चाहूँगा कि आप ये एक सजेशन दें हमारे नाजरीन को जी कि हम लोग अपने गुर्दों की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहला मैंने कहा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको कि पानी का पीना बहुत ज़रूरी। जी, पानी का पीना वेरी इम्पॉर्टेंट। 50% से लेस 40% हमारा नॉनवेज फूड हो, और फिर क्या कहते हैं उसको, साल्ट का इंटेक एकदम से कम हो, और बीपी की गोलियां बराबर रेगुलेट करते रहें। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की गोलियां हमें बराबर खा के दोनों को लेवल बिल्कुल सेम रहे, ये वो इनको बढ़ने नहीं देगी। ये तो इस तरह से जो है अल्लाह का करम हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये करेंगे आए। हाँ, तो इसके बाद अगर कुछ दूसरे सवाल हैं। जी डॉक्टर साहब ने सवाल तो मैंने पहले बताए थे आपको कि डायलिसिस के ताल्लुक से लोग जानना चाह रहे थे, आपने तफसीली गुफ्तगू तो कर दी। हाँ, कि हम लोग आमतौर पर जो है एक तरकारी भी लेते हैं। जी जी, आमतौर पर एक छोटी सी गुफ्तगू रहती है जो निहायत कारआमद है। तो आज हम लोग लेंगे करेला। जी, आपके हुक्म के मुताबिक का ये मेरे पास करेला है। हाँ हाँ, ये इसको ज़रा करीब से आप देखेंगे। देखिए जी जी, देखिए डॉक्टर साहब ये जो है ये इसकी तासीर गर्म है और जायके से कड़वा होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जिस तरह हमारे बुजुर्ग की बातें जो कड़वी होती है, मगर कड़वी होने के बावजूद उनमें बहुत कारआमद बातें निकल आती हैं, इसी तरह ये करेला जो है अपने जायके से कड़वा होने के बावजूद बहुत मुफीद है। अच्छा, मैं जी 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 मैं कहना चाह रहा था बहुत मुफीद है कड़वा होने के बावजूद। एक हमारे पास महावीरा भी है ये करेला नीम चढ़ा। और परसों में एक ये पढ़ रहा था हमारे अल्लामा इकबाल की सवाने। हाँ, तो उसमें उनके मुंशी जी ने कहा कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल को इन करेलों में खीमे भरे जाते थे। अच्छा, और ये ग़िज़ा उनको बहुत मरगूब थी, शाही ग़िज़ा। जी 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 जी। तो ये करेले में खीमा भरा हुआ करेला जो है डॉक्टर साहब ये हमारे अल्लामा इकबाल को बहुत पसंद था। अच्छा, मैं चाहूँगा कि इसके कुछ फ़वाइद आप बताएं। इससे पहले कि मैं बोलूँ, आपने एक रिवायत कायम कर रखी है, अभी आप जंप कर रहे हैं। करेला को दूसरे ज़बानों में क्या कहता है आपने वो नहीं कहा। हाँ हाँ जी जी, ज़रा बोल दीजिए। अब देखिए करेला ख़ास कर ये इससे ये ज़ाहिर होता है कि दुनिया भर के तमाम मकामात में मिलता है। अरबी ज़बान में इसको कहते हैं अलखरा अलमरा जी, पंजाबी में कहते हैं कोरा लौकी 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 लौकी। हाँ, फारसी ज़बानों में कद्दू तल्ख यानी कद्दू तल्ख कहते हैं और अफ्रीकी ज़बान में इसको कहते हैं ममडिका चरंटिया। जी जी जी, और हिंदी ज़बान में करेला ही कहेंगे हम लोग। बहरहाल कई ज़बानों में मुख्तलिफ नाम हैं इसके, मगर अपनी खासियत इसकी एक ही है, कड़वापन। आइए हम लोग आ जाते हैं वापस। ये जो है रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स होता है, ये वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स होता है। इसके अंदर आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम, पोटासियम, विटामिन ए और सी जो है कूट के भरा हुआ है इसके अंदर। ट्वाइस द कैल्शियम ऑफ स्पिनाश। स्पिनाश यानी एक किस्म का पत्ता होता है वो जो सालन वगैरह बनाने में बनाते हैं, स्पिनाक भी कहा जाता है उसे, उसका सही प्रोनाउंसिएशन स्पिनाश है वो जो उसमें जितनी विटामिन सी मिलती है, कैल्शियम मिलता है, उससे बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिलता है। बीटा कैरोटीन बहुत ज़्यादा फुल है इसके अंदर। बीटा कैरोटीन, वेरियस एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स this is also full and loaded of all these things like then controls डायबिटीज़ को इस तरह खाते रहने से डायबिटीज़ बढ़ने नहीं पाता। अक्सर इसका ये बनाते हैं, रस निकालते हैं इसका। हाँ, वो इस्तेमाल करते हैं। देखो कुछ लोग जो है कड़वेपन को अपने अच्छे होने का ये समझते हैं लोग। हाँ, तो उस लिहाज से वो करते हैं। अब उसमें हेल्थ बेनिफिट्स और एग्जैक्टली आज जो हमें चाहिए वायरस को लड़ने के लिए तमाम चीज़ें इसके अंदर पोशीदा हैं। अच्छा अच्छा। तो दूसरी बात क्या है कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे जिस्म में दाखिल होता है गोश्त वगैरह खाने से, हाँ, उसको कंट्रोल करता है। ये उसको कंट्रोल करके पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक आर लेस इफ इट हैपन टू टेक ऑल दीज थिंग्स लाइक। देन एंटी एजिंग क्वालिटीज़, समझो किसी की उम्र 50 हो गई है मगर दिखता है 30 साल का, तो ये जो है इस तरह की कैफियत कराएगा। इसके इस्तेमाल से ऐसा हाँ, इस तरह से हो सकता है। एंटी एजिंग क्वालिटीज़ जिसको बोलते हैं वो खुद कहते हैं उसको। इसको स्ट्रेंथन्स इम्यून डिसीज़,
हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है ये। जी जी। क्या वो अच्छा इम्प्रूव रेस्पिरेटरी हेल्थ, आज ज़रूरत है ना भाई कोरोना के लिए, सांस की। तो जो है ये रेस्पिरेटरी हेल्थ का जो है प्रमोट करता है, उसकी निगहबानी करता है, उसकी देखभाल करता है। अब और क्या है कि स्किन, जिल्द की झुर्रियाँ और बाल के गिरने का, इन तमाम चीज़ों को ये पूरा ये खाली करता है। अच्छा, देखो अब चूँकि ये कड़वा है ये, लिहाजा मैंने किसी एक साहब से पूछा, एक जो शेफ़ हैं, एक बड़ी होटल के शेफ़ थे, उनको पूछा कि इसका कड़वापन कैसे निकाला जाता है। ये हालांकि मेरा मुद्दा नहीं है, मगर मैं बोल देना चाहता हूँ आपको। इसको आप बीच में से चीरें या ऐसे कट करें, बीज को अलग कर लेंगे। उसके बाद इसको इमली का जो अर्क होता है, इमली का जो खट्टा जो जिसे निकालते, उस पर रख देंगे आप ये हाफ एन आवर, या उसमें आप वो छाछ जो होती है उसमें डाल के रखें, नमक डाल के, तो आधे घंटे के बाद इसकी पूरी कड़वाहट चली जाएगी। उसके बाद कैसे भी बना सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, इसको अक्सर ऐसा भी करती हैं औरतें घर में, मैंने देखा, इसको उबाल देती हैं। जी। उबालने से भी इसकी कड़वाहट खत्म होती है, बिल्कुल सही। लेकिन उसमें उसका न्यूट्रिशन कम हो जाता है। न्यूट्रिशन कम होता है, उसको बरकरार रख के करना हो तो जैसा कि वो शेफ़ ने कहा था, इस तरह से पकाएंगे तो अल्लाह का करम हो जाएगा। आप उसका कर सकते हैं। और अब फिर मैं बोल रहा हूँ आपको कि हर सब्ज़ी को जो है मैं चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसमें जो हकीकत है वो आपको सोचना है। मंडे को क्या खाएंगे, ट्यूसडे क्या खाएंगे, इस तरह से अलग अलग से करते जाएं आप, तो माशाल्लाह आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी रहेगी। डॉक्टर के पास आप बिल्कुल जाएंगे ही नहीं, आप डॉक्टर से नाता तोड़ लेंगे। इस तरह से अगर हमारी पूरी बातें सुन करके आप इस तरह से अमल करते रहेंगे तो माशाल्लाह अल्लाह का करम हो जाएगा, अल्लाह का फजल हो जाएगा। तो आज रहा करेला का, आप कल का अगली बार का कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, अगली बार के लिए हिंट देना चाह रहे हैं आप? आपका क्या इरादा है डॉक्टर साहब, अगली बार क्या करें? पिछली बार तो मैंने बताया था। हाँ जी। इस बार आपकी बारी है, आप बताएं क्या करें। तो दिल पे ले लें, दिल के हार्ट के मुतालिक ले लें। हाँ ले लीजिए, दिल का करेंगे। और कोई सब्जी भी ले लें उसके साथ में। हाँ, इसके साथ कौन सी सब्जी? कोई भी ले लें आप। मेरा ख्याल है लहसुन को चलते हैं। हाँ जी। लहसुन में क्या है कि बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं इसमें। उसके क्या करते हैं तो अगली बार हम लोग जो है हार्ट पे बात कर रहे हैं, और उसके बाद उसके साथ ये जो अपना जो चकना है जिसको कहते हैं, दूसरा जो है हम उसके लहसुन पे बात करेंगे। हाँ जी। ये नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मैंने शुरू में आपकी याद दहानी करने के लिए मैं भूल गया था कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इसलिए कि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स बनाकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। और शेयर ज़रूर करें। शेयर इसलिए करें कि ये मालूमात आम हो, आम लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, उन तक ये कारआमद बातें पहुँच सके। मैं इसीलिए हमेशा आपको शेयर करने पर इंसिस्ट करता हूँ। बहराई मेहरबानी आप इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।